हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो इस वीक के यानी कि 22 नवंबर से 28 नवंबर तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को हमेशा की तरह डिटेल समझते हुए चलेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी जानकारी होगी वो भी मैं कवर करते हुए चलूंगा। तो पूरा इस वीडियो को आप जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीक का, हाल ही में किसे वेटायन इंटरनेशनल अवार्ड जो है दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर अमीश त्रिपाठी, अनिल शर्मा जोशी या फिर अदिति महेश्वरी। तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको वेटायन इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेटायन इंटरनेशनल अवार्ड की अगर बात करें तो लंदन में वेटायन यूके नाम का एक संगठन है, जिसके द्वारा जो भी लेखक, कवि और कलाकार होते हैं, इनको इनके संबंधित क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह से रमेश पोखरियाल निशंक को जो 75 से अधिक पुस्तकों का राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद करने के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य भारती पुरस्कार भी दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, और साहित्य गौरव सम्मान भी इन्हें दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको कि इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर IRNSS भी बोलते हैं, ये रखने वाला दुनिया का ये चौथा देश बन गया है? तो कौन सा वो देश है? इसके लिए ऑप्शन है भारत, फ्रांस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है भारत। तो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी बोलते हैं, इसने वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक भाग के रूप में ये भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। तो इसके मंजूरी देते ही भारत का ये नेविगेशन सिस्टम दुनिया का चौथा नेविगेशन सिस्टम बन गया है। इससे पहले अगर 3 देशों की अगर बात करें तो उन 3 देशों में है अमेरिका, रूस और चीन। अब चौथे नंबर पर आ गया है भारत। IRNSS की अगर बात करें तो ये एक भारत का स्वदेशी क्या है नेविगेशन सिस्टम है, जिसको कि इसरो के द्वारा क्या है संचालित किया जाता है। हिंद महासागर के भीतर जो भी समुद्री जहाज होंगे उनकी स्थिति से संबंधित सटीक सूचनाओं को प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर IMO की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो ये जो है ये यूनाइटेड नेशन यानी कि जो भी संयुक्त राष्ट्र है उसका ही एक भाग के रूप में कार्य करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। 17 मार्च 1948 को इसकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। इसका जो काम है 2 देश के बीच में बेहतर समुद्री जो समन्वय है उसको बनाना, ये इसका क्या है काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के रुपे कार्ड के दूसरे चरण यानी कि सेकेंड फेज को लॉन्च किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है भूटान। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन है भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टेसरिंग, इन दोनों ने ही मिलकर के रुपे कार्ड का जो सेकंड फेज है इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी भूटानी कार्ड धारक होंगे वो भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। रुपे कार्ड की जो चरण 1 है यानी कि जो उसका फेज 1 है, ये PM मोदी और भूटान के ही प्रधानमंत्री लोटे टेसरिंग के द्वारा ही 1 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत भूटान के अंतर्गत ATM और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो है इनकी सुविधा की स्थापना करी गई थी। रुपे कार्ड की अगर हम बात करें तो ये भारत का स्वदेशी कार्ड है, जिसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि NPCI भी हम बोल देते हैं, इसके द्वारा 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था। टैगलाइन की अगर बात करें इसकी, तो टैगलाइन इसकी है 1 लाइफ 1 रुपी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है भूटान से रिलेटेड। तो भूटान क्या है? भूटान एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है। इसकी जो राजधानी है ये थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर है इसके लोटे टेसरिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो जोंका यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा है। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेंसी चलती है, एक तो भूटानीज करेंसी चलती है और एक चलती है इंडियन रुपीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में किस राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार और उस राज्य के साथ 120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो कौन सा राज्य है? इसके लिए ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो आंसर है
मेघालय। तो वर्ल्ड बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार और मेघालय सरकार के साथ मिलकर के जो $20 मिलियन की परियोजना है, जिसका कि नाम है मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना यानी कि MITP, इस परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये परियोजना यानी कि मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना एक इनिशिएटिव होगा जिसके अंतर्गत मेघालय राज्य की 300 किलोमीटर की जो रणनीतिक सड़क खंड और पुल है, जो कि मेघालय के भीतर उन रणनीतिक रूप से और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान होंगे, उनको जोड़ेगी। उन सभी में सुधार किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे कि राज्य की जो भी कृषि और पर्यटन के लिए क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। तो मेघालय राज्य की कुछ बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1972 को करी गई थी। कैपिटल यानी कि राजधानी की अगर बात करें तो शिलोंग यहाँ की क्या है, राजधानी है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो प्रमुख डांस फॉर्म यहाँ की लहू डांस और दौर से गाता डांस यहाँ के क्या है, और वांगड़ा डांस यहाँ के क्या है, प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, सिजू बर्ड सेंचुरी और नोख्यालम सेंचुरी, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और क्या है, सेंचुरीज हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर साल विश्व टेलीविजन दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 22 नवंबर, 23 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 15 नवंबर। सही आंसर है 21 नवंबर। तो हर साल वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 में ये घोषित किया गया था। दिसंबर 1996 में इसको घोषित किया गया था। पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को आयोजित किया गया था। तो इसी की याद में हर साल 21 नवंबर को ये आयोजित किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें तो यूएन यानी कि जो कि यूनाइटेड नेशन है, उसके 6 पार्टों में से 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसे क्या बोला जाता है? इसे विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड का मिनी पार्लियामेंट भी इसे बोला जाता है। 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसके अलावा 5 इसमें क्या है, इसकी आधिकारिक लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषाएं हैं। अब ये 5 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो इसमें है तुम्हारा इंग्लिश है, चाइनीज है, फ्रांसीसी है, अरबी है, इसके अलावा रशिया है और स्पेनिश है। तो ये 5 क्या हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यूएन की अगर बात करें तो यूएन यूनाइटेड नेशन देशों का एक संघ, 193 इसकी मेंबर कंट्रीज है यूएन की, जिसमें कि 2 क्या है, पर्यवेक्षक देश यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट इनको बोला जाता है। ये है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करी गई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, जो है महासचिव है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने बुकर पुरस्कार 2020 जो है जीता है? इसके लिए ऑप्शन है मिरांडा ऑर्थर, डगलस स्टुअर्ट, JL बेयर्ड या फिर रॉबर्ट स्टुअर्ट। तो इसका सही आंसर है डगलस स्टुअर्ट। तो डगलस स्टुअर्ट इनको बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो स्कॉटिश लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, ये इनकी तस्वीर है। तो इनको अपने आत्मकथा डेब्यू उपन्यास सुगी बैन के लिए ये जो पुरस्कार है 2020 का मैन बुकर पुरस्कार ये दिया गया है। इस उपन्यास की अगर बात करें तो इसमें एक लड़के ने शराब की लत से जूझ रही माँ का जो वर्णन है इसमें किया है। 1980 के दशक में ग्लासगो में बड़े हुए एक लड़के ने शराब की लत से जूझ रही माँ का वर्णन इसमें किया है। अच्छा, मान बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 1969 में इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत करी गई थी। पहले यानी कि 1969 की अगर हम बात करें तो 1969 से 2001 तक ये पुरस्कार जो है बुकर मैकगॉनिगल पुरस्कार इस नाम से दिए जाते थे। अब 2001 से इनको दिया जाता है मैन बुकर के नाम से। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। मैन बुकर पुरस्कार ये अंग्रेजी साहित्य में दिए जाते हैं, जो कि अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ साहित्य होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 50,000 पाउंड इसमें विजेता को दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इन पुरस्कारों को दिया जाता है मान ग्रुप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा है। इसके जो संस्थापक थे इस कंपनी के वो थे जेम्स मान। 1783 में कंपनी स्थापित की गई थी और पुरस्कार को देने की शुरुआत इस कंपनी के द्वारा 1969 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID निम्न में से किसके संयोग से महिला उद्यमियों के लिए प्रोजेक्ट किरण की जो है शुरुआत करेगी? इसके लिए ऑप्शन है फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड। तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने यूएस की जो कंपनी है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID के सहयोग के साथ ये महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए और पनपने में मदद करने के लिए जो प्रोजेक्ट किरण है इसकी शुरुआत करी है। प्रोजेक्ट किरण की अगर बात करें तो ये महिलाओं के लिए वैश्विक विकास और समृद्धि पहल जिसको कि WGDP के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ये 2 साल का कार्यक्रम रहने वाला है। शुरुआत में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित जो यूपी के चुनिंदा शहर हैं इन शहरों में इसको शुरुआत की जाएगी इसकी, जिसे कि DAI डिजिटल फ्रंटियर्स और ACCES डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा जो है इसे लागू किया जाएगा। तो मास्टर कार्ड की अगर बात करें तो ये फॉरेन बेस्ड एक कंपनी है जिसकी की स्थापना 16 दिसंबर 1966 को करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका परचेज न्यूयॉर्क में है। CEO की अगर बात करें तो इसके CEO हैं अजय पाल सिंह बग्गा, जो कि 2010 से लेकर के 2021 तक इसके CEO बने रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूबॉर्न वीक हर साल कब मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 15 से 21 नवंबर, 16 से 22 नवंबर, 14 से 20 नवंबर या फिर 17 से 23 नवंबर। तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह जो है ये हर साल 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो 15 से 21 नवंबर तक हर साल जो है ये राष्ट्रीय नवजात जो सप्ताह है यानी कि नेशनल जो ये वीक है ये मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे हर्षवर्धन, इनके द्वारा इस साल का जो सप्ताह है इसकी अध्यक्षता, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी गई है। उद्देश्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख प्राथमिकता के रूप में जो भी नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, और ये इसका क्या रहने वाला मेन उद्देश्य है। 2020 की अगर थीम की बात करें इस साल की, तो इस साल किसकी थीम है? गुणवत्ता, समानता, हर स्वास्थ्य सुविधा और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गरिमा। तो कुल मिलाकर के जो भी नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए ये जो वीक है, ये जो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है, इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है? इसके लिए ऑप्शन है रशिया, इंडिया, सऊदी अरब या फिर इटली। तो जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करी गई है सऊदी अरब के द्वारा। तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये वर्चुअल प्रारूप में सऊदी अरब के नेतृत्व में इसको आयोजित करा गया था 21 नवंबर से और 22 नवंबर को। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। थीम की अगर बात करें तो सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ये क्या है इस साल की इसकी थीम है। इसके अलावा इस बैठक में सऊदी अरब ने अगले साल के लिए जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए इटली के नाम को यहाँ पर पारित किया है। G20 की अगर बात करें तो ये क्या है, 19 सदस्य देश और यूरोपीय संघ का क्या है एक संगठन है जिसकी स्थापना करी गई थी 26 सितंबर 1999 को। किसके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 क्या है? इनको ग्रुप ऑफ 7 भी बोला जाता है। ये क्या है, जो दुनिया की 7 डेवलप्ड कंट्रीज उनका एक संगठन है, तो उनके द्वारा ये जो G20 है इसकी शुरुआत करी गई थी 26 सितंबर 1999 को। इसके जो चेयरमैन है वह है किंग सुलेमान बिन, जो कि सऊदी अरब के भी क्या है प्रिंस है। तो किंग सुलेमान बिन जो है ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं। सऊदी अरब इसकी राजधानी है रियाद, करेंसी है यहाँ की रियाल। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम के द्वारा यातायात के लिए वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना का शुरुआत करी गई है? इसके लिए ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, असम या फिर मेघालय। तो इसका सही आंसर है असम। तो जो असम राज्य है इसने, इनके सीएम ने यातायात के लिए वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना है इसकी शुरुआत करी है। तो असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा ये जो परियोजनाएं हैं इनकी शुरुआत करी गई है। इन परियोजनाओं की जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी जिसके अंतर्गत ये परियोजनाएं काम करेंगी, उनमें भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है इसकी ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय,
असम सरकार और असम पुलिस की जो IT समिति होंगी, ये समितियां इन योजनाओं से संबंधित जो कार्य है इनको देखेंगी। ई चालान समाधान, इसमें अगर बात करें ये क्या है, तो एक मैनुअल चालान को बदलने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, इसकी एक पहल है। वर्चुअल कोर्ट की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के द्वारा जो न्याय मंत्रालय है या जो न्याय मिनिस्ट्री है उसकी एक पहल है। अच्छा, असम राज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को करी गई थी। कैपिटल यानी कि राजधानी है यहाँ की दिसपुर। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो उनमें काजीरंगा, मानस, डिब्रू और नमेरी ये प्रमुख यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की अगर हम बात करें तो बिहू, अम्बुबाची फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल और देहिंग फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख त्योहार है। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो उनमें बिहू डांस, सिफुंग डांस और भोरतर डांस यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य शैली यानी कि डांस फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद से संबंधित जो अध्यादेश है इसको लागू कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने एक ऐसे अध्यादेश को तमिलनाडु राज्य के पारित किया है जिसके अंतर्गत जो ऑनलाइन गेमिंग होती है ये होने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद जो होगी इसमें निर्धारित की गई है ऑनलाइन गेमिंग पर। ऑनलाइन गेमिंग के कारण जो भी युवा वर्ग था उसको धोखा दिया जा रहा था और कुछ ने आत्महत्या कर ली थी और इसको देखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा इसमें साइबर स्पेस में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या सट्टेबाजी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी खिलाड़ी खेलों के लिए कोई भी एड ऑन को नहीं खरीद पाएगा या फिर किसी भी ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो वो कौन सा राज्य है? इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विंध्याचल जो क्षेत्र है इसके मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की जो है आधारशिला रखी है। परियोजना की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कुल लागत लगभग 5,555.38 करोड़ रुपए की बात कही गई है, जिसे कि 24 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। तो इस योजना से लगभग 42 लाख की आबादी जो कि 2,955 गाँव में रहती है, इस आबादी तक घरेलू नल जल कनेक्शन जो है प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स के दूसरे संस्करण को कहां आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन है उत्तरी अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है अंडमान सागर। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ये जो 3 देश हैं इनके द्वारा ये त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास है सिटमैक्स 20, इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ये अंडमान निकोबार में किया गया है। इसका ये जो संस्करण है इसका जो होस्ट है ये रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया, इसे जो है होस्ट किया गया है। इसका जो पहला संस्करण था ये 2019 में आयोजित किया गया था, जिसे कि होस्ट किया था भारतीय नौसेना ने। सिटमैक्स की अगर बात करें तो इसमें इंडिया, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी, ये तीनों ही जो देश हैं इनकी नेवियों के द्वारा ये जो अभ्यास है ये किया जाता है। इसको त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी बोला जाता है। अच्छा, इसके साथ ही भारतीय नेवी और सिंगापुर की जो नेवी है इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी आयोजित की गई है। कौन सा? सिम्बैक्स 20। इसका ये 27वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक ये जो एक्सरसाइज है करी गई थी। कहाँ की गई थी? अंडमान सागर में। इसको अंडमान सागर में ही आयोजित किया गया था। उसी के साथ जो कि हमने अभी बोला है सिटमैक्स एक्सरसाइज, तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज को क्या गया था? आयोजित किया गया था। सिम्बैक्स एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 1994 से इसकी शुरुआत करी गई थी। ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज है भारतीय नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में।
अच्छा, भारत और अन्य देशों के अगर नेवी एक्सरसाइजों के बीच में बात करें, यानी कि भारत और जो अदर देश हैं उनके बीच में नेवी एक्सरसाइज होती हैं, तो उनमें कौन कौन सी नेवी एक्सरसाइजें हैं? इनमें से भारत और श्रीलंका के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है उससे बोला जाता है सिलिनेक्स, इस नाम से बोला जाता है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है नेवी एक्सरसाइज, उसे नाम से जाना जाता है इंदिरा। इसी तरह से भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसके बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? कोंकणा। किस नाम से? कोंकणा, इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अदर की अगर हम बात करें, भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है उससे बोला जाता है वरुणा। भारत और यूएस के बीच में एक्सरसाइज होती है मालाबार। पहले ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज थी, लेकिन 2015 में इसमें जापान को शामिल किया था और इस साल इसमें जो एक्सरसाइज हुई है इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा एक मिलन नाम से एक्सरसाइज होती है। किस नाम से? मिलन। ये क्या है? ये 7 देशों की एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग इंडिया। ये अंडमान निकोबार में आयोजित की जाती है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है इप्सामार। इप्सामार भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों के बीच में आयोजित करी जाती है। तो ये क्या है? ये प्रमुख नेवी एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच में आयोजित करी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम त्योहार निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अब इसके ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। तो जो मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ पर हर साल जो है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के रूप में इसे मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण इसे क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो हर साल जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये जो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें कि फिटनेस आर्ट, फैशन शो, रॉक कंसर्ट और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम है यहाँ पर आयोजित करे जाते हैं। चेरी की अगर बात करें तो चेरी एक तरह का फल है जो कि मेघालय के शिलोंग के खूबसूरत हिल स्टेशन में गुलाबी रंग में ये खिलता है और साल के इसी समय ये खिलता है, इसलिए इसी समय इसे मनाया जाता है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के रूप में। लेकिन इस बार क्या हो गया है? कोविड-19 के कारण से रद्द कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया? इसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड का नैनीताल जिला है, इसके अंदर जो खुरपाताल है वहाँ पर भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो उद्यान होगा ये उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला है। 30 से अधिक जो है इसमें विभिन्न प्रकार की काई और ब्रायोफाइटा नाम की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें पर्यटकों के मनोरंजन के लिए केंद्र भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ काई की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण भी यहाँ पर किया जाएगा। काई की अगर बात करें तो ये बायोफाइटा डिवीजन से संबंधित एक गैर संवहनी क्या है? फूलहीन पौधे होते हैं। उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है यहाँ की गैरसैंण और देहरादून, 2 यहाँ की कैपिटल हैं। फाउंडिंग की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना करी गई थी। गवर्नर की अगर बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर हैं। फेस्टिवल की अगर बात करें, प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो कुंभ मेला, बसंत पंचमी, बिटौली और हरेला होली, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख डांस फॉर्म की अगर बात करें यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो उसमें हो गया आपका भोटिया डांस, चचेरी डांस, छपेली डांस, छोलिया डांस, जागर, झोरा, पांडव नृत्य, रमोला, सोटिया जो कि एक ट्राइबल डांस है। तो यहाँ के क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो बहुत वर्ल्ड फेमस यहाँ पर नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिनमें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पर मौजूद है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तरुण गोगोई, इनका 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? इसके लिए ऑप्शन है असम, झारखंड, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर है असम। तो जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, इनका 23 नवंबर 2020 को क्या हो गया है? निधन हो गया है। 2001 से लेकर के 2016 तक ये 3 बार क्या रह चुके हैं? असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 3 बार इन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई है। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। लगभग 6 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा 1971 से साल 1985 तक ये 3 बार असम के ही क्षेत्र जोरहट से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद 1991 और 1996 के साथ साल 1998 से 2002 तक ये
असम के ही कालीबोर से क्या रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू करी है? तो कौन सा राज्य है? इसके लिए ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने महा आवास योजना के नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना जो है इसकी शुरुआत करी है। अब चूंकि महाराष्ट्र भारत का एक सबसे अमीर राज्य है, तो इसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए ये जो मेगा योजना है इसकी शुरुआत करी है। इस अभियान के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। इसके अलावा एक आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 के बीच में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है इसको बनाने में, वो यहाँ पर व्यय की जाएगी। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी है मुंबई। गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, ये गोवा के राज्यपाल भी हैं। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख डांस फॉर्म है उनमें कोली है, लावणी है, ढांगरी गाजा है, पाड़वाज है, और इसके अलावा डिंडी डांस है और काला डांस है। ये यहाँ के क्या है प्रमुख डांस फॉर्म। फेस्टिवल की अगर बात करें यानी कि प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो गुड़ी पड़वा त्योहार, नराली पूर्णिमा, गणेश उत्सव यहाँ के क्या है प्रमुख त्योहार हैं। नेशनल पार्क्स में यहाँ क्या क्या आ जाते हैं तो तड़ोबा नेशनल पार्क आ जाता है, संजय गांधी नेशनल पार्क आ जाता है, गुग्गुमल नेशनल पार्क आ जाता है। इसके अलावा करनाला बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये यहाँ के क्या हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा कौन सा देश है जो कि चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर जापान। तो सही आंसर होगा चीन। तो जो चाइना है, ये पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, इसमें से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेज रहा है, जिसका कि नाम है चांगयी 5 प्रोब। ये क्या है, इस अंतरिक्ष यान का नाम है। तो ये जो नाम रखा गया है चांगयी 5 प्रोब, ये चंद्रमा की प्राचीन देवी के नाम पर रखा गया है। तो चीन का ये जो चांगयी 5 प्रोब होगा, ये ओशियंस प्रोसेलरस या फिर ओशियन ऑफ स्टॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्या है, एक विशाल लावा मैदान है। तो यहां से 2 केजी के नमूने को एकत्रित करने का प्रयास करेगा। इससे पहले अमेरिका ने वर्ष 1969 से 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था, जो कि लगभग 382 किलोग्राम चट्टाने और मिट्टी के सैंपल वहां से लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ड्रामा सीरीज को 39वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज के रूप में चुना गया है? तो कौन सा ड्रामा है? इसके लिए ऑप्शन है दिल्ली क्राइम, द ब्रॉन्ज गार्डन, 4 मोर शॉट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दिल्ली क्राइम। तो नेटफ्लिक्स का जो शो है वो है दिल्ली क्राइम। इसको जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज के रूप में 39वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये अवार्ड के जरिए इसने जो डिफीट किया है इस अवार्ड को पाने के लिए, वो जर्मनी का जो ड्रामा सीरीज है चैरिटी 2 सीजन 2 इसको, इसके अलावा यूके का क्रिमिनल यूके और अर्जेंटीना के अल जर्डिन डी ब्रॉन्ज यानी कि द ब्रॉन्ज गार्डन नाम की जो वेब सीरीज है, इनको डिफीट करके ये अवार्ड दिल्ली क्राइम ने जीता है। इसके अलावा अमेजन प्राइम वीडियो की एक और सीरीज है 4 मोर शॉट्स, इसको बेस्ट कॉमेडी सीरीज के रूप में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन फिर ये अवार्ड नहीं जीत पाई। दिल्ली क्राइम की अगर बात करें तो इसे डायरेक्ट किया है रिची मेहता ने, और इसमें जो मुख्य अभिनेता है इसमें वह है सैफ अली शाह, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर का इसमें रोल किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किस राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है? तो कौन सा राज्य है? इसके लिए ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर होगा पंजाब। तो हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने पंजाब राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क जो है इसकी स्थापना
करिए इसका उद्घाटन किया है। तो 107.83 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 55 एकड़ की भूमि पर यह फैला हुआ है। इसके जरिए लगभग 25,000 किसानों को लाभ होगा और 5,000 व्यक्तियों के लिए इसमें रोजगार पैदा होगा। इस फूड पार्क में कच्चे माल, तैयार माल गोदामों तक पहुंचाने, सिलोस, कोल्ड स्टोरेज, IQF और डीप फ्रीजर और अन्य संबंधित जो खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं होती हैं यहां पर क्या होंगी, यहां पर अवेलेबल कराई जाएंगी। पंजाब राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह। डांस फॉर्म में क्या क्या आता है इधर, तो यहाँ की जो प्रमुख डांस फॉर्म है उनमें भांगड़ा डांस, झूमर डांस, जूली डांस और गिद्दा डांस, ये यहाँ की प्रमुख नृत्य शैली हैं। फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, इसके अलावा होला मोहल्ला और होली और बैसाखी, ये यहाँ के क्या है प्रमुख फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नामित किया गया है, तो कौन सा खिलाड़ी है? इसके लिए ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या फिर युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। तो विराट कोहली भारतीय टीम के ये कप्तान हैं। इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के कप्तान को जो है ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के रूप में नामित किया है। इनके अलावा जो स्पिनर रविचंद्रन अश्विन है इनको भी ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के रूप में नामित किया गया है। प्लेयर ऑफ डिकेड का मतलब यानी कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2010 से लेकर के 2019 के लिए जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 वर्गों में नामित किया गया है और 7 अन्य खिलाड़ियों को भी ICC ने अपने इस पुरस्कार के लिए नामित किया है विराट कोहली के अलावा। अच्छा, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? इसके लिए ऑप्शन है बिली बेरेट, गुइडो कैप्रिनो, अर्जुन माथुर या फिर राफेल लोगम। तो इसका सही आंसर है बिली बेरेट। तो बिली बेरेट ये एक बाल अभिनेता है, 13 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड UK में अपनी भूमिका के लिए जो 39वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो बिली बेरेट ये 13 वर्ष के हैं, ये एक इंग्लिश एक्टर हैं। इन्होंने टेलीविजन से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। वर्ष 2016 में इनकी पहली फिल्म आई थी टू ड्रीम। इसके अलावा भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए भी इस श्रेणी में नामित किया गया था। अच्छा, एमी अवार्ड की अगर बात करें तो इसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। 1973 में इसको देने की शुरुआत करी गई थी। कंट्री जो है, जो कंट्री से देती है वो है अमेरिका यानी कि US। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे कर्नाटक सरकार ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? इसके लिए ऑप्शन है के सिवान, राकेश सिंह, राकेश अस्थाना या फिर D उदय भास्कर। तो इसका सही आंसर है के सिवान। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, इनको कर्नाटक सरकार के अंतर्गत विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इनको कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं विजुभाई वाला, इनके द्वारा दिया गया है। के सिवान भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो कि वर्तमान सचिव और इसरो के और अंतरिक्ष आयोग के क्या है पदेन अध्यक्ष हैं। इससे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसरो की अगर बात करें तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अच्छा, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, गवर्नर है विजुभाई वाला। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो यक्षगान यहाँ का प्रमुख नृत्य शैली है। फेस्टिवल की अगर बात करें तो हम्पी फेस्टिवल, गोड़ी फेस्टिवल और मकर संक्रांति यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका और बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क यहाँ के क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन आभासी मोड में किया गया? तो ये कौन सा जो था संस्करण था नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का। इसके लिए ऑप्शन है 9th,
10th, 12th या फिर 8th? तो इसका सही आंसर है 10th, यानी कि ये 10वां संस्करण था। तो त्रिपुरा राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं जिष्णुदेव वर्मा, इनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के जो 10वां संस्करण है इसका उद्घाटन आभासी मोड में किया गया है। ऑर्गेनाइजर की अगर बात करें तो जो ऑर्गेनाइज करता है उसमें विज्ञान पुत्र त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 4 दिवसीय एक लंबा फिल्म महोत्सव है जो कि विभिन्न विषयों के तहत जो भी पेशेवर होते हैं, जो कि शौकिया और छात्र फिल्म निर्माता होते हैं, इनके द्वारा बनाई गई विज्ञान फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस वर्ष विभिन्न भाषाओं में कुल 115 फिल्मों को इस महोत्सव के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत करी है? तो वो कौन सा राज्य है? इसके लिए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो हिम सुरक्षा अभियान है इसकी शुरुआत करी है। इस अभियान के अंतर्गत टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और जो ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं इनकी जानकारी क्या करी जाएगी? एकत्रित करी जाएगी। यह अभियान चलेगा 27 दिसंबर तक। रचना की अगर बात करें तो इसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और विकास मंत्रालय, इसके अलावा पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों की लगभग 8000 टीमें जो होंगी इसमें रहेंगी। इसमें जो ये लोग होंगे ये डोर टू डोर लोगों के स्वास्थ्य का जो डेटा है वो संग्रहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए राज्य के वन विभाग के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यानी कि PTR है, इसको बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए राज्य के वन विभाग के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 को दिया गया है, जीता है इसने। TX2 का मतलब क्या है? ये दिया जाता है बाघों को दुगना करने के लक्ष्य पर। तो जो जंगली बाघों को दुगना करने के लक्ष्य के उसको क्या करता है? दर्शाता है। इस पर यह पुरस्कार दिया जाता है। PTR यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, इसके अलावा नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे जो देश हैं इन सभी 13 बाघ रेंज के देशों के बीच पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये पहला राज्य। इसके अलावा PTR में पहले 25 बाघ थे जो कि 2018 में 65 हो गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 23 नवंबर या फिर 23 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 23 नवंबर, 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। तो भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 26 नवंबर को कर दिया गया है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना जाता है क्योंकि इस दिन 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके लिए ऑप्शन है शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, ग्रेग बार्कले या फिर ग्रेग चैपल। इसका सही आंसर है ग्रेग बार्कले। तो न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले ये ऑकलैंड स्थित वाणिज्यिक वकील हैं। वर्तमान में 2012 से लेकर के न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित 2015 की पुरुष विश्व कप जो हुई थी इसमें ये निदेशक भी थे। ये जो है उत्तराधिकारी बनेंगे शशांक मनोहर के, और इमरान ख्वाजा का क्या लेंगे? स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान में क्या है? ICC के अंतरिम अध्यक्ष हैं। ICC की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको बोला जाता है।
15 जून 1909 यानी कि 1909 को इसकी स्थापना करी गई थी। CEO है इसके मनु सिंह, और सब्सिडियरीज इसकी क्या क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, यूरोपियन क्रिकेट काउंसिल और ICC ईस्ट एशिया पैसिफिक, ये क्या है इसकी सब्सिडियरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 26 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 24 नवंबर। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हर साल जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जिनको माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये दुग्ध दिवस 22 दुग्ध संघों के साथ साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंडियन डेयरी एसोसिएशन यानी कि IDA इसके द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह के लिए धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को प्रस्तावित कर दिया है? तो हाल ही में यह अध्यादेश काफी चर्चा में रहा है। तो ये किस राज्य ने किया है? इसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो यूपी की कैबिनेट ने विवाह के लिए धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को क्या कर दिया है? प्रस्तावित कर दिया है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 5 वर्ष का कारावास होगा यदि कोई आरोपी यह साबित करने में विफल रहता है कि जो धर्मांतरण है वो विवाह या बल आदि के द्वारा नहीं हुआ है। अगर इस केस में जो पीड़ित है वो महिला SC ST की समुदाय की होगी तो फिर जो सजा हो जाएगी वो 3 से 10 साल की हो जाएगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंतर्गत विवाह करता है तो उसको जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM के नोटिस जो देना होगा वो 2 महीने पहले देना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? तो कौन सी फिल्म है? इसके लिए ऑप्शन है जलीकट्टू, द स्काई इज पिंक, छपाक या फिर गुलाबो सिताबो। इसका सही आंसर है जलीकट्टू। तो जलीकट्टू जो है इसको विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया। तो जो निर्देशक हैं लिजो जोस पेलसरी, इनके द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपने निर्धारित वर्ग की पूर्व संध्या पर दूर दराज एक पहाड़ी के गांव में क्या चले बुजरखाने में भाग जाता है। इस फिल्म को सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और अन्य जो भाषाएं हैं भारत की, इनकी 27 प्रविष्टियों में से चुना गया है। तो इसमें अभिनेता जो है वो है एंटनी वर्गीस, चेंबन विनोद जोश, सेंथी बालाचंद्रन और साबुमान अब्दुल समद, ऐसे कलाकार इसमें हैं। अच्छा, अगर जलीकट्टू की बात कर रहे हैं तो जलीकट्टू एक दक्षिण भारतीय खेल है जिसे कि एरू थुहुथुल और माणकू वीरटुटू के रूप में भी जाना जाता है। ये एक पारंपरिक त्यौहार या एक जश्न के रूप में मनाया जाता है जिसमें कि एक बैल जो होता है जैसे कि पुलिकुलम और कांगा यम्बेड्स, इसको लोगों के भीड़ के बीच में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और फिर मानव जो भी आदमी लोग होते हैं इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? इसके लिए ऑप्शन है भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय टेनिस संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारतीय तीरंदाजी संघ। तो भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल के बाद सरकार ने फिर से जो क्या है मान्यता दे दी है। इससे पहले राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने को लेकर इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से क्या कर दिया गया है, इसे मान्यता दे दी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत इसमें जो राज्य में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर है लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की क्या कर गई है, उद्घाटन यहां पर किया गया है। इसके तहत जो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन और पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प के रूप में काम करेगा।
इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टाइक पावर पॉइंट 1.5 मेगावाट का प्रावधान ये है। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। अच्छा, परियोजना की अगर बात करें तो ये केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा निर्धारित रूप से रक्षा क्षेत्रों के लिए 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्थापित सौर परियोजना है। इस 122 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल VR चौधरी के द्वारा किया गया है। लद्दाख की अगर बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को बाइफरकेट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था, जिसमें कि एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधाकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट बैठक और एक्सपो RE इन्वेस्ट 2020, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसमें ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, अमित शाह या फिर स्मृति ईरानी। तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीटिंग है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो तीसरा संस्करण था इस बैठक का, वो उद्घाटन इसका किया गया है। इस जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके द्वारा किया जाता है। री इन्वेस्ट 2020 के लिए जो विषय है इस बार का वो है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। री इन्वेस्ट के इससे पहले 2 संस्करण हो चुके हैं, एक 2015 में और एक 2018 में। इसके अलावा भारत का जो लक्ष्य है अभी 2022 तक, इसमें अक्षय ऊर्जा का 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है भारत ने निर्धारित किया गया है अक्षय ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, ये इनकी तस्वीर है। इन्होंने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का जो दूसरा संस्करण है इसे लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेने वाले स्कूल होंगे उनको www.fitindia.gov.in/फिट-इंडिया-स्कूल-वीक इस पर अपना पंजीकरण कराना होगा। फिट इंडिया स्कूल जो सप्ताह होगा, ये कार्यक्रम पिछले 9 साल नवंबर में शुरू किया गया था। इसमें देश भर के 15,000 स्कूलों ने उस समय भाग लिया था। तो ये था वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इस वीक के यानी कि 22 नवंबर से 28 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।